स्टार्ट करें। बैठ जाओ भाई, स्टार्ट करें। कहां तक हो गया था? अच्छा, वन मियोसिस वन में प्रोफेज वन सबसे बड़ी फेज थी, वो पढ़ लिया। मेटाफेज वन हो गया, एनाफेज वन हो गया, टीलोफेज वन हो गया। तो हेडिंग डालिए साइटोकाइनेसिस वन। बातचीत ना करें। साइटोकाइनेसिस वन। सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस था। कैरियोकाइनेसिस के बाद इसी सेल में दो न्यूक्लियस हो गए, मतलब डाटर न्यूक्लियस बन गई। और उसके बाद सब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे तो दो सेल मिल जाएंगे, और दोनों सेल में अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ये है कैरियो काइनेसिस, वो भी फर्स्ट। और ये है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस से पहले जो सेल का न्यूक्लियस था उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो दोनों डाटर सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो साइटोकाइनेसिस का जो रिजल्ट होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ टू हैप्लॉइड डाटर सेल। इतना लिखो।
अगला है मियोसिस 2। मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के कंपेयर के एग्जाम में खूब सवाल आ रहे हैं, ध्यान से सुने। मियोसिस 1 पढ़ चुके हो, जैसे मियोसिस 1 की पहचान है कि होमोलागस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना, तभी वहां क्रॉसिंग ओवर होता है, तभी वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो ना तो यहाँ पेयरिंग होगी, ना ही यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, और ना ही यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन कम से कम मोटे मोटे 2 अंतर तो याद ही रखोगे कि मियोसिस 2 में क्या क्या नहीं होगा। तो ना तो पेयरिंग होगी, ना तो क्रॉसिंग ओवर होगा, ना तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। और ये सारी घटनाएं कहाँ होंगी? मियोसिस 1 में होंगी। एक बात, मियोसिस 1 हुआ, उसमें प्रोफेज 1 हुआ, फिर मेटाफेज 1 हुआ, फिर एनाफेज 1 हुआ, फिर टीलोफेज 1 हुआ। तो टीलोफेज 1 के दौरान क्या होता था? आपको याद हो तो क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है और क्रोमैटिन बनता है। तो क्रोमोसोम का जब डीकंडेंसेशन होकर क्रोमैटिन बनेगा तो पूरी तरीके से क्रोमैटिन बन नहीं पाएगा, तब तक फिर से क्या शुरू हो जाएगी? मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी। और अगर मियोसिस 2 शुरू हो गई, इसका मतलब प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, और अगर प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मियोसिस 2 शुरू हो जाती है इससे पहले कि क्रोमोसोम पूरी तरीके से इलांगेट हो पावे या पूरी तरीके से डीकंडेंस हो पावे, पूरी तरीके से क्रोमैटिन बन पाए, उससे पहले ही क्या शुरू हो जाता है? मियोसिस 2 शुरू हो जाता है। जबकि मियोसिस 1, अगर मियोसिस 1 शुरू करना है तो प्रॉपर तरीके से बढ़िया आराम से क्रोमैटिन से क्या होगा? क्रोमोसोम बनेंगे तब शुरू होगा। तो 1 और 2 में बहुत सारे अंतर, अगर लिस्ट बनाई जाए तो कई पेज भर सकते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन याद रखोगे। क्या? मियोसिस 2 में होमोलागस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होगी, मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसी नाते कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मियोसिस 2 कब शुरू हो जाओगा? तो कहोगे इससे पहले क्रोमोसोम पूरी तरीके से डीकंडेंस हो पावे, उससे पहले ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। लिख लो। क्या? तो नो पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम, नो क्रॉसिंग ओवर या नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये दोनों बातें किसमें होती हैं? ये दोनों बातें होती हैं मियोसिस 1 में, ठीक है। मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी कब? बिफोर क्रोमोसोम फुली इलोंगेट या कंप्लीटली डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्रोमोसोम क्रोमैटिन के फॉर्म में फैल जाएं। तो बिफोर कंप्लीट डीकंडेंसेशन, पूरा डीकंडेंसेशन हो नहीं पाएगा, उससे पहले ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई भी दिखाएंगे आपको। अब मियोसिस जब 2 करोगे तो वही फिर 2 काम करोगे। क्या करोगे? कैरी। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो। मियोसिस 2 वास्तव में बहुत सिंपल होती है एज कंपेयर टू मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 कहने को तो मियोसिस है, लेकिन वास्तव में ये इक्वेशनल डिवीजन है और ये माइटोसिस के सिमिलर होती है। तो सिंपल देन लिखते चलो,
मियोसिस 1, और खास बात है ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब इक्वेशनल डिवीजन मतलब सेम एज क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्यों? देखिए भाई, जब 2n की सेल लेते हो, पहले 2 सेल बनेंगी किसकी, n की, ये तो मियोसिस 1 हो गया। लेकिन जब इनका करोगे तो फिर 2 सेल ही क्या मिलेंगी, n की। इससे भी क्या मिलेंगे, 2 सेल मिलेंगी n की। तो देखो, यदि आप n से n बनाओगे तो ये तो माइटोसिस जैसा हुआ, इसी नाते ये सेम एज माइटोसिस होता है। हाँ, चूंकि मियोसिस 2 है तो कैरियो कैरियोकाइनेसिस 2, और उसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस 2। अब कैरियोकाइनेसिस जब होगी तो उसके अंदर 3 घटनाएं होंगी, क्या, 4। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। देखें, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, कुछ बेसिक बातें मियोसिस 1, मियोसिस 2, इवन माइटोसिस में सेम है। जैसे चाहे प्रोफेज 1 हो चाहे प्रोफेज 2 हो, पहली बात यह है कि जैसे ही प्रोफेज होगा वैसे कंडेंसेशन या कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। तो यदि क्रोमोसोम एपियर होंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगेगी, डिसएपियर। तो प्रोफेज की 2 पहचान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर होना और क्रोमोसोम का एपियर होना। एक चीज और एपियर होती है, स्पिंडल अपरेटस भी प्रोफेज में एपियर होता है। तो चाहे प्रोफेज 1 हो चाहे 2 हो चाहे माइटोसिस का प्रोफेज हो, चीजें वही हैं, क्या, एपियरेंस होगा क्रोमोसोम का या कंपैक्शन होगा क्रोमोसोम का, और डिसएपियर हो जाएगा न्यूक्लियस का। तो सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं गायब होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल भी डिसएपियर हो जाएंगे, लेकिन एक चीज एपियर हो जाएगी, स्पिंडल अपरेटस। इस नाते हमने यहाँ देखो डायग्राम में क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डॉटेड बनाया है, क्योंकि ये क्या हो रही है, डिसएपियर हो रही है, और क्रोमोसोम एपियर होने से बहुत पतले पतले बना रखे हैं। लेकिन जैसे हम मेटाफेज में जाएंगे बेहतर स्थिति दिख जाएगी, क्या, आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो गई, नहीं बनी हुई है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, एक घटना। जो क्रोमोसोम हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। तो जब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे तो यही अंतर है मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में। जरा मेटाफेज 1 का देखो, जैसे मान लेते हैं मेटाफेज 1 का ये क्रोमोसोम है, तो मेटाफेज 1 में होता क्या है कि क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है, और ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से अटैच होता है, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से अटैच होता है। ये मेटाफेज 1 है और ये मेटाफेज 2 है, तो अंतर सामने दिख जाना चाहिए, क्या, मेटाफेज 2 में एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच होता है, एक क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है तो मेटाफेज 2 है। और यहाँ देखो, ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से और ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से, अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग पोल से अटैच हो तो ये मेटाफेज 1 है। एक और अंतर देखिए, यहाँ लिखा है एनसीईआरटी में कि माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ 1 क्रोमोसोम, ये काइनेटोकोर ऑफ अदर क्रोमोसोम होगा। यहाँ देखो, यहाँ एक ही क्रोमोसोम की जो ये दोनों क्रोमैटिड हैं, ये क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड हैं। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल से और ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल से अटैच है, तो अटैचमेंट में अंतर है।
मेटाफेज 1 में लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। वहां क्रोमोसोम से अटैच है, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच है। वहां एक क्रोमोसोम एक पोल से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से, जबकि यहाँ एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से। अभी एग्जामिनर कर क्या रहा है, हमेशा कंपेयर के सवाल पूछ रहा है। मेटाफेज 1 का कंपेयर मेटाफेज 2 से, एनाफेज 1 का कंपेयर एनाफेज 2 से। ये दो कंपेयर याद रखिएगा। एक और अंतर देखिए, वहां दो मेटाफेजिक प्लेट होंगी और यहाँ एक मेटाफेजिक प्लेट होगी, तो क्या क्या हुआ, तो कहोगे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए क्रोमोसोम से और कुछ इस प्रकार से अटैच हुए हैं कि एक सिस्टर क्रोमेटिड और उसका काइनेटोकोर एक पोल से और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड उसका काइनेटोकोर दूसरे पोल से। एक अंतर। दूसरा, वहां भी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते, यहाँ भी मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होंगे, लेकिन वहां दो मेटाफेजिक प्लेट थी, यहाँ एक मेटाफेजिक प्लेट होगी। बस यही दो अंतर हैं। ठीक। मेटाफेज जब कंप्लीट हो जाएगी 2, तो देखो लिखा मैंने स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट है और क्रोमोसोम एलाइन हो गए कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट पर। अब जाएंगे एनाफेज पर। तो जब एनाफेज पर जाएंगे तो पहले एनाफेज 1 देखते हैं। एनाफेज 1 पर क्या होता है, ये वाला क्रोमोसोम इधर जाता है और ये वाला क्रोमोसोम इधर जाता है, मतलब क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम अलग होते हैं, जबकि एनाफेज 2 को देखोगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा। तो एनाफेज 2 में पहली घटना ये होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे आराम से। अगर सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहा है तो एनाफेज 2 है, और अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं तो एनाफेज 1 है। ये याद रखिएगा। अब जैसे ही अलग होंगे सिस्टर क्रोमेटिड, जब तक जुड़ी थी तब तक उनका नाम सिस्टर क्रोमेटिड था, और जैसे अलग होंगे डॉटर क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल इधर की तरफ शार्ट होगा, ये इधर की तरफ शार्ट होगा, ये इधर की तरफ शार्ट होगा और ये इधर की तरफ शार्ट होगा। तो ये डॉटर क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएगा और ये डॉटर क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएगा। तो यहां सिर्फ दो घटनाएं हुई, क्या कहोगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड हुआ। दूसरी घटना हुई शार्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हुआ या स्पिंडल फाइबर कहोगे, और क्रोमोसोम मूव करने लगे किधर की तरफ, पोल की तरफ। जब तक मूव करेंगे तब तक वो एनाफेज 2 चलेगा, और जैसे पहुंच जाएंगे पोल पर वैसे टीलोफेज 2 हो जाएगा। पहला सवाल, टीलोफेज 2 में क्या हुआ, तो कहोगे डॉटर क्रोमोसोम कहाँ पहुंच गए, तो पोल पे पहुंच गए। अब पोल पे पहुंच के वहां आराम नहीं करना है कि दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए, वहां बर्फ बहुत है थोड़ा आराम कर लें, ये वो वाला अर्थ का पोल नहीं है। जब पोल पे पहुंच गए तो क्या करेंगे, डीकंडेंसेशन करेंगे। तो जैसे डीकंडेंसेशन शुरू करेंगे अब क्या होने लगेगा, क्रोमैटिन बनने लगेगा। जैसे जैसे डीकंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन बनेगा, वैसे वैसे वो जो मटेरियल होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी तो न्यूक्लियस बनने लगेगा, हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस बनने लगा। क्योंकि दो हैं तो क्या कहोगे, डॉटर न्यूक्लियाई कहोगे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा टीलोफेज 2 का रीअपियर होंगे क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप अगर रीअपियर हुआ तो इसका मतलब न्यूक्लियस बन गया। तो रीअपियर सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होगा, न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा और सेल ऑर्गेनेल, और डीकंडेंसेशन हो जाएगा किसका, क्रोमैटिन का। क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इतने ही पॉइंट हैं जो लिखने हैं। प्रोफेज में सिर्फ दो घटनाएं हुई, डिसअपियरेंस हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल का, और एपियर हो गया क्या, क्रोमोसोम, क्योंकि कंपैक्शन हुआ, और एपियर हो गया स्पिंडल अपरेटस। खत्म। मेटाफेज में स्पिंडल अपरेटस अटैच हो गया क्रोमोसोम से, कुछ इस प्रकार से कि एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल से और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो घटना हुई कि सारे क्रोमोसोम एलाइन हो गए कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट पर, बात खत्म। एनाफेज में जाओगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, डॉटर क्रोमोसोम उनका नाम हो जाएगा, शार्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होगा और
क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ, पोल की तरफ। जब पहुंच जाएंगे तो टेलोफेज 2 होगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा और डीकंडेंसेशन से क्रोमैटिन बनेगा, रीअपियर होगा न्यूक्लियर एनवेलप, तो न्यूक्लियलाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल सारे क्या हो जाएंगे, रीअपियर। क्लियर है? हम दो दो तीन तीन लाइनें लिख रहे हैं, आप भी छाप लीजिए। क्रोमोसोम एपियर, बतियाने का नहीं कहा है, लिखने कहा है। क्रोमोसोम एपियर क्योंकि कंपैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्या हुआ, क्रोमोसोम का। दूसरा, स्पिंडल अपरेटस भी क्या हो जाएगा, एपियर, लेकिन डिसएपियर हो जाएगा। बताओ क्या क्या, तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिसएपियर हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप, तो गायब हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल। बस प्रोफेज खत्म। अब आ जाएगी मेटाफेज 2। वही दो क्वेश्चन। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर अटैच टू कहां, क्रोमोसोम, एट काइनेटो कोर। लेकिन अटैचमेंट बड़ा स्पेशल होगा क्या, कैसा अटैचमेंट होगा, तो कहोगे माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अगर क्रोमोसोम से जुड़ा तो फिर क्या है, मेटाफेज 1 है। फिर तीसरा घटना होगी क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा एट स्पिंडल इक्वेटर या मेटाफेजिक क्या कहोगे, प्लेट। बस मेटाफेज का खूब सवाल आते हैं मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 के कंपेयर के, या एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के कंपेयर के, बहुत सारे सवाल आते हैं। बताओ एनाफेज में क्या करोगे, सबसे पहले करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और जैसे स्प्लिटिंग होगी वैसे क्या हो जाएगा, सेपरेशन सिस्टर क्रोमैटिड। और जब तक साथ थे तब तक तो सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, बन जाएंगे क्या, डॉटर क्रोमोसोम, बिकम
डाटर क्रोमोसोम। बाद में ये ना सोचना कि सर सिस्टर डाटर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। हाँ भाई, कुछ भी सोच सकते हो। क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ? टुवर्ड पोल। और कैसे मूव करेंगे? ये सर्सन रीजन में है, तो कहोगे शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल। टीलोफेज। टू डाटर क्रोमोसोम लिखते चलें। कहां पहुंच जाएंगे? पोल पर पहुंच जाएंगे। एक घटना क्या शुरू हो जाएगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमेटिन बनेगा। और क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्या? न्यूक्लियर एनवेलप। अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल। जो भी मटेरियल पोल पे मिलेगा उसके, तो इसका मतलब है कि सब रीअपीयर कर जाएंगे। क्या क्या रीअपीयर? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल। टीलोफेज के बाद आएगी साइटोकाइनेसिस 2। जितना पढ़ चुके हो कि एक कोई सेल थी जिसका क्रोमोसोम संख्या n था, इसने किया कैरियोकाइनेसिस 2। तो जब कैरियोकाइनेसिस 2 कर लिया तो इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। और दोनों न्यूक्लियस पोलैरिटी क्या थी? n ही थी। फिर क्या करेंगे? साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो 2 सेल मिल जाएंगे और दोनों का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। अब सवाल यह है कि एक सेल से 2 बने हैं और सेल तो ये 2 रही होंगी, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड सेल मिलती है ना। तो जो दूसरी हैप्लॉइड सेल होगी उसका भी तो यही हाल हुआ होगा, उसमें भी कैरियोकाइनेसिस हुई होगी, उसमें भी 2 न्यूक्लियस बने होंगे, उसकी भी साइटोकाइनेसिस सेकेंड हुई होगी। तो कंक्लूसिव जो लाइन है कि जब जब साइटोकाइनेसिस 2 होती है या मियोसिस 2 कंप्लीट होती, बात तो एक ही है, तब तक कितनी हैप्लॉइड सेल मिलेंगी? 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। इसी नाते इसको टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। तो जब ये कंप्लीट होगा तो क्या मिलेंगी?
4 हैप्लॉइड सेल और इसको कहेंगे क्या? टेट्राड ऑफ सेल, लिख लो। यहां से पढ़ेंगे टीलोफेज 1 से। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हुए होंगे? उसके बाद क्या हुआ होगा? साइटोकाइनेसिस 1 और 2 सेल बनी होंगी तो क्या कहोगे? डायड ऑफ सेल। कह रहा है इन मेनी केसेज, ये लाइन टिक कर लो, क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, कुछ ना कुछ तो फैल ही जाएगा डीकंडेंसेशन से, लेकिन कहां नहीं पहुंचेगा? एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत अभी इंटरकाइनेसिस होकर के तुरंत मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी, तो क्रोमोसोम पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। वो स्टेज जो पाई जाती हो 2 मियोटिक डिवीजन, उसको कहते क्या है? इंटरकाइनेसिस। जनरली क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ क्या नहीं होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या आ जाएगा? मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में क्या आ जाएगा? प्रोफेज 2। मियोसिस 2 यहां लिखा है, बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 के ही तो बात शुरू होगी। कह रहा इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी बिफोर द क्रोमोसोम फुली क्या हो? इलांगेट। मतलब क्रोमोसोम पूरी तरीके से फैल नहीं पाए हैं, लेकिन तब तक मियोसिस 2 शुरू हो गई। कोई बात। कह रहा मियोसिस 1 की तुलना में मियोसिस 2 बहुत सामान्य है, और ये कैसी है? माइटोसिस जैसी। फिर से क्या होगा? वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। कब? एंड ऑफ प्रोफेज 1 हो चाहे 2, उससे कोई मतलब नहीं। और फिर से क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? कंपैक्ट हो जाएंगे। 2 घटनाएं। मेटाफेज और एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे कहाँ? इक्वेटर पर। और कैसे अलाइनमेंट होगा वो देखो, तो वो लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट टू। इसके बाद जो लिखा वही अंतर है। ये यहां से यहां तक एज सच मेटाफेज 1 में भी लिखा है। अंतर क्या है? अटैच टू तो कहोगे काइनेटोकोर ऑफ क्या? सिस्टर। और अगर अटैच टू होमोलॉगस क्रोमोसोम लिखा होता तो मेटाफेज 1 हो जाता। अब एनाफेज में जाओगे, सबसे पहले साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट करोगे वैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसी को होल्ड कर रखा था किसने? सेंट्रोमियर ने। रिजल्ट में क्या होगा? क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ? पोल। और कैसे मूव करेंगे? शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो किससे अटैच है? काइनेटोकोर से। जरा डायग्राम देख। वैसे तो डायग्राम लगता है कि किसी काम के नहीं है, लेकिन यहां सवाल बन सकता है। जैसे ये डायग्राम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये मेटाफेज 1 है कि मेटाफेज 2 है। तो अभी तो सामने लिखा है मेटाफेज 1, अभी में कौन सी दिक्कत है? अभी तो बहुत आसान दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ये डायग्राम दे दिया। ये पूरा डायग्राम थोड़े देगा, सिर्फ इतना डायग्राम बनाएगा बस। तो कैसे पहचानोगे कि ये मेटाफेज 2 है? ठीक है, तो बस आप पहचान लीजिए, हमको ना बताओ, तुम पहचान लो।
कि ये मेटाफेज 2 का डायग्राम है और वो मेटाफेज 1 का डायग्राम। आपके पास एनसीईआरटी दोनों को अगल बगल रख के देख लीजिए। ये इसी तरीके से एनाफेज में भी है। ये डायग्राम आ गया तो एनाफेज 2 का है और देखो मिलता जुलता डायग्राम है एनाफेज 1 का। ठीक है, तो आप अंतर पहचानिएगा। बस यही 2 सवाल यहाँ हैं। इसको दे देगा, ऑप्शन दे देगा मेटाफेज 1 है कि मेटाफेज 2 है, या इसको दे देगा एनाफेज 1 है कि एनाफेज 2 है। ठीक है, तो ये ऐसा है जैसे लग रहा गैस वाले गुब्बारे होते हैं, उसमें रस्सी बंधी होती है, गुब्बारे उड़ रहे हैं। ठीक है, रस्सियाँ बंधी है। तो यहाँ देखो कितने गुब्बारे हैं, यहाँ 4 बंधे हुए हैं। बस याद रखिएगा, यहाँ 4 हैं और यहाँ, बस यही पहचान है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 की। कलर न पहचानिएगा, क्योंकि कलरफुल तो मिलेगा नहीं डायग्राम। जब पेपर आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ना, तो कलर मत दिमाग में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मियोसिस खत्म होगा टीलोफेज 2 के साथ, इन विच 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम फिर से इनक्लोज हो गए किससे, न्यूक्लियर एनवेलप। साइटोकाइनेसिस होगी, बनेंगे क्या, टेट्राड ऑफ सेल। मतलब इतनी हलचल का है भैया। चलो चैप्टर खत्म है, थोड़ी देर और धैर्य रखो। किसके साथ खत्म हो गया है, इस हेडिंग के साथ, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। डालो हेडिंग, डालो भैया सीतापुर। देख लो सिग्निफिकेंस। इसके सिर्फ 2 सिग्निफिकेंस हैं। पहला सिग्निफिकेंस है कि मियोसिस किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करती है। तो कहो कि अगर नंबर को मेंटेन करती है तो नंबर को आधा कौन करता है, आधा भी मियोसिस ही करता है। तो पहले तय कर लो कि नंबर आधा करते हैं कि नंबर मेंटेन करते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, आधा भी करते हैं मेंटेन भी करते हैं। एक तो ये फायदा है। भैया अभी बर्तन कैसे भागने लगे हैं, अभी तो थोड़ी देर हुआ है। तो दूसरा फायदा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जरा देख लो। ये क्रोमोसोम के नंबर को रिस्टोर करता है या क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करता है, या कंजर्व भी कह सकते हो। कैसे कंजर्व करता वो देखो। आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये 2n नंबर की सेल है, ये मियोसिस ना करे और माइटोसिस करे, तो गैमीट जो बनेंगे वो 2n के होंगे। फिर फर्टिलाइजेशन कर दो तो जो जाइगोट बनेगा 4n का। फिर गैमीट बना लो, गैमीट बनेंगे 4n के। फर्टिलाइजेशन कर लो तो जाइगोट बना लो 8n। अगर यही हाल रहा तो एक ना एक दिन शरीर में केवल क्रोमोसोम ही क्रोमोसोम नजर आएंगे। और स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर देखो, पिताजी के पास या मदर के पास, फादर के पास जो भी क्रोमोसोम नंबर होंगे उसके डबल बच्चे के पास होंगे, उसके डबल उनके बच्चे के पास होंगे, उसके डबल उनके बच्चे के पास होंगे। तो एक ही स्पीसीज में सब में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होंगे। यदि ऐसा होगा तब तो इसका हल है। इसका हल देखो, 2n नंबर क्रोमोसोम किसी के पास है, माइटोसिस की जगह क्या कर लो, मियोसिस कर लो। देख कर लिया। अब फर्टिलाइजेशन करके फिर से क्या कर लो, 2n क्रोमोसोम नंबर क्या कर गया, कंजर्व कर गया। फिर गैमीट बनाने में मियोसिस कर लो, फर्टिलाइजेशन से फिर से क्या कर लो, 2n। तो आओ, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर कंजर्व करती है कि क्रोमोसोम नंबर आधा करती है? तो कहो आधा करके कंजर्व करती है। आधा करके ही तो कंजर्वेशन हो रहा है। तो मियोसिस का पहला फायदा
कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज, जबकि ये क्रोमोसोम नंबर क्या करती है, आधा करती है। तो अगर आधा नहीं करेंगे तो कंजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये है। मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर होता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उससे वेरिएशन आती है, और वेरिएशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन। लिख डालो। मियोसिस, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज, किसी स्पीसीज में क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व करते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग नंबर हाफ इन, किसमें, गैमीट। अगर ये आधा ना करते तो क्या जाइगोट में होता, ना होता। और मियोसिस का दूसरा फायदा है कि मियोसिस में होगी क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से होगा रिकॉम्बिनेशन, और उससे क्या आती, वेरिएशन। उससे क्या होता, इवोल्यूशन। तो यदि कोई मियोसिस नहीं कर रहा होगा तो उसमें वेरिएशन नहीं आ रही होंगी। कहने का मतलब यदि कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो गैमेट तो बनाएगा नहीं, तो मियोसिस करेगा नहीं, तो क्या वेरिएशन आएंगे, नहीं आएंगे। वेरिएशन कब दिखाई पड़ेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। देखो एनसीईआरटी वाइज तो चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन है बाकी अभी। साइड हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ मियोसिस। टाइप ऑफ माइटोसिस पढ़े हो, तो इसका टाइप नहीं पढ़ोगे, पढ़ लो, जरूरी है। टाइप ऑफ मियोसिस लिखें। वैसे आप लोगों सबके दिमाग में है कि मियोसिस गैमीट बनने में होती है। अभी पता चलेगा कि गैमीट बनने में तो होती ही है, और भी चीजें हैं जो मियोसिस से बनती हैं। देखो क्या क्या है, शुरू करें। टाइप ऑफ मियोसिस, पहली जाइगोटिक मियोसिस, देखो नियम ये है कि 2n का होता है जाइगोट, और ये करते हैं मियोसिस। जाइगोट होता है 2n का, तो एम्ब्रायो होगा किसका, 2n का, और ये होगी क्या, माइटोसिस। ये नॉर्मल बात है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी जाइगोट में माइटोसिस नहीं होती है। तो अगर माइटोसिस नहीं होगी तो फिर एम्ब्रायो नहीं बनेगा, तो ना बने कोई बात नहीं, कुछ और बनेगा।
तो जाइगोट में कर लेंगे मियोसिस। तो क्या कर लेंगे, मियोसिस बन कर लेंगे। जैसे ही जाइगोट में मियोसिस करेंगे हेप्लॉइड सेल बनेगी, उससे हेप्लॉइड फेज आ जाएगी। और इस हेप्लॉइड फेज को कहते हैं गेमेटोफाइट। तो ये जाइगोटिक मियोसिस किसमें किसमें होती है, तो कहोगे एल्गी में होती है, जिसमें जाइगोट में क्या हो जाती है, मियोसिस। और यहाँ जो लाइफ साइकिल चलती है उसे कहते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो स्पेशल सवाल है, लाइफ साइकिल दुनिया में 3 है, हेप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो जितने भी पौधे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलाते हैं उनकी जाइगोट क्या नहीं होता है, माइटोसिस, क्या जाता है, मियोसिस। अब जाइगोट में अगर मियोसिस करोगे तो 2n से क्या बना लोगे, n बना लोगे, हेप्लॉइड फेज बनेगी, हेप्लॉइड फेज बनेगी और कहोगे गेमेटोफाइट बन गया। ये किसमें देखने को मिलता है, एल्गी। लिखो दूसरा, दूसरा है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस किनमें होती है, तो कहोगे ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म, चारों में होती है। होता क्या है, इन सब में पाई जाती है स्पोर मदर सेल, जो कि होती है 2n। ये करती है मियोसिस और बनते हैं स्पोर, जो कि होते हैं n। अगर 2n से n बनाया तो ये मियोसिस है। तो इस माइक्रो स्पोर या मेगा स्पोर या स्पोर मदर सेल से स्पोर बनाना क्या होगा, तो आंसर क्या देंगे, स्पोरिक मियोसिस। गैमीट फिर नहीं बना है, स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, इससे बनेगा गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट n होता है, ये करेगा माइटोसिस और तब बनेंगे गैमीट। तो बताओ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में गैमीट किस डिवीजन से बने हैं, तो गैमीट बने हैं माइटोसिस से। गैमीट बनने से पहले क्या बने हैं, स्पोर, वो किससे बने हैं, मियोसिस। तो बताओ यहां कौन सी मियोसिस हुई, स्पोरिक मियोसिस, तीसरी मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस, मतलब मियोसिस से गैमीट बनाए जाएं, फॉर गैमीट फॉर्मेशन। और ये देखने को मिलती है एनिमल में। एनिमल में पाई जाती है गैमीट मदर सेल, जो कि होती है 2n। मियोसिस करो और बना लो क्या, गैमीट, जो कि होते हैं जैसे स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट स्पर्म मदर सेल है, 2n होती है, मियोसिस करके स्पर्म बना लेगी। और ओवम मदर सेल मियोसिस करके ओवम बना लेगी। तो आराम से बताएं, मियोसिस से गैमीट किस में बनता है, मियोसिस से स्पोर किस में बनता है। तो मियोसिस से गैमीट बनता है एनिमल में और मियोसिस से स्पोर ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में। तो फिर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में गैमीट कैसे बनेगा, तो आंसर क्या देंगे, माइटोसिस से बनता है।
इसी साल आया है सवाल, अभी दिखाएंगे। जरा एनसीईआरटी खोल लो, 2 लाइनें वहां पढ़ लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।